हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे। तो इससे पहले अपने 5 टेस्ट कर लिए हैं दोस्तों। तो अगर आपने 5 टेस्ट लगा लिए हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें डाल रहा हूँ और आपकी तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग हो रही है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो, सीवीटी 1 का एग्जाम है अभी। पहली बात तो ये समझो, बहुत ज्यादा टफ लेवल कर लोगे तो भी आपको घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आप फिर सिंपल सवालों में आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। ठीक है, सीवीटी 1 का मतलब होता है कि आपकी स्पीड कैसी है, बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसका, जो को आपको सवाल आप जल्दी से कर पाओ। सीवीटी 2 होता है, उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट भी देखा जाता है कि इसको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। ओके, तो इसमें थोड़ा सा इस तरीके के मैं सवाल लेके आ रहा हूँ जो इस एग्जाम के लेवल के हैं। सीवीटी 2 जब आप क्लियर कर लोगे, सीवीटी 2 की पेपर देना होगा, सीवीटी 1 सॉरी, सीवीटी 2 का पेपर दोगे तब अपने उस लेवल के सवाल भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने ग्रुप डी एग्जाम भी क्रैक की है, उसमें भी जॉब की है, उसके बाद मैंने JEE सेलेक्ट हूँ मैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारे चीज मैं आपको आराम से करवाता रहूंगा। ठीक है, बाकी टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं लेके आ रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ बीच बीच में क्लासेज। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री की डाल दी, या फिर प्रॉफिट लॉस की डाल दी, टाइम एंड डिस्टेंस की डाल दी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो क्लासेज आप जरूर लगाया करो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए साथ साथ में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो, जिससे आपके वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और अगर आपने इसके टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 6 कर रहे हैं आज, 5 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं। एनटीपीसी के टेस्ट करवा रखे हैं, एएलपी के टेस्ट करवा रखे हैं, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पे विजिट करें, वहां से जो भी टेस्ट आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपकी 6th क्लास है। देखो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करो, और वीडियो के लास्ट में बताना। आप इस प्रकार कॉपी में लिख लेना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, है ना, जितने भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे लिखते जाना। पहला आपने किया, ठीक है, उसका आंसर आपका सही है तो आप उसको गुड लगा दो। दूसरे क्वेश्चन पे अगर आपका सही है तो गुड लगा दो, तीसरा सही है तो गुड लगा दो, चौथा मान लो गलत हो गया, इसको कट लगा दो, पांचवा सही है इसके गुड लगाओ। इस प्रकार पूरा करो, और लास्ट में आपके नंबर देखना कि कितने नंबर बन रहे हैं आपके। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, उसमें से आपके देखो कितने नंबर बन रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ओके, इतना काम आपको करना है ताकि मेरे को पता चले कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। चलिए क्वेश्चन को, वीडियो को स्टॉप करो और इसको करने की कोशिश करो, फिर आप मैं इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। तो दोस्तों, आपने रोक के कोशिश की होगी करने की, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। देखो, दो संख्याओं एचसीएफ और एलसीएम 60 और कितना है 420, दो संख्याओं का। तो दोस्तों एचसीएफ तो दे रखा है 60, एलसीएम दे रखा है 120, सॉरी 420। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है। अब बताओ, आपको डायरेक्ट नहीं बोला कि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी बताओ, है ना, नहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाते, दो संख्याओं का गुणा इनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, यहां से आप डायरेक्ट कर लेते। लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल बना दिया इसने कि पहली संख्या मान लो संख्या है कोई भी, फर्स्ट संख्या जो भी थी, एन नंबर मान लो, N1 मान लो, कुछ भी मान लो। ओके, आपने 2 का भाग दिया तो 60 भागफल आया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब संख्या कितनी होगी, 60 दूनी 120, और 0 रिमाइंडर ऐड करो तो 120 आ जाएगी। इसका मतलब जो संख्या है आपकी वो कितनी है, 120 है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, बराबर में 60 इंटू कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब इसको काटो 0 से, या कितनी बार जाएगा, 60 एकम 60, 7 दूनी तो 120, 2 से इसको काटा कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी दूसरी, 210। नेक्स्ट, वीडियो को रोको, करने की कोशिश करो दोस्तों। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम मैक्सिमम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सकता है। देखो, मान लो आपके पास दो डिब्बे है दोस्तों, ठीक है, एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में कितना है, 35 लीटर तेल है। अब आपको ना ये बोल रहा है कि
इसमें आप कौन सा मापक लो, मान लो एक मापक है ना, इसमें से मान लो एक गिलास मान लो इसको, जो भी गिलास है इसमें से भरो, इसमें से भरो, तो पूरे इसमें 50 लीटर पूरे हो जाए, मतलब पूरा पूरा गिलास भरे तो ये 50 लीटर आ जाए, इसमें भी 50 लीटर आ जाए। तो ये गिलास कितने लीटर का लेना चाहिए आपको? आप बोलो सर एक एक का ले लो, देखो 50 बार जा रहा है, 50 बार जा रहा है। इसके बाद इसको आप 2 3 4 5 का लोगे, क्योंकि 2 का लोगे तो ये तो पूरे पूरे बन जाएंगे, देखो 25 गिलास। लेकिन ये 2 का करोगे तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा, उसको छोड़ दो। 3 का दोनों में नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का देखो 5 का भी जा रहा है ना, इस प्रकार। तो इसके बाद कितने का जाएगा दोनों में कॉमन? 7 का, इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा। तो ये मैक्सिमम आकार का यही है दोस्तों, 5 लीटर का गिलास है। देखो ये भी था लेकिन ये कम है, इससे ज्यादा वाला ये आगे तो अपने 5 लीटर का ले लेंगे, है ना। इसका मतलब जब भी आपके पास इस प्रकार का सवाल आए तो 50 और 35 का क्या लेना होता है? एचसीएफ। मैक्सिमम बोले इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों? 5। तो आपका कितने लीटर का गिलास होना चाहिए? 5 लीटर का। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो यहाँ पे आपके रूट लगा हुआ है, इस प्रकार है पूरी संख्या 0.04। आपने देखा पॉइंट ये 2 4 का कितना आएगा? 2 आएगा। 2 अंक पॉइंट्स के बाद कितने अंक का? 2 अंक। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? एक ही अंक बच जाएगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ से कितना आएगा? देखो एक पॉइंट कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 1.3 आएगा, रूट करोगे तो। यहाँ से कितना आएगा? 0.03, क्योंकि देखो 1 2 3 4 अंक है तो कितने अंक बचने चाहिए? 2 अंक। तो ये कितना आएगा? 0.03। 3 आ गया, 3 और 2 5 और 2 7 आ गया, और ये कितना आ गया? 2.73 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। इस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर होगा? देखो क्या बोलता है। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपकी थोड़ी सी दिमाग में आई होगी, सर कोई भी संख्या है, मान लो 100% संख्या है, ठीक है, इसमें से आपने 42 माइनस किया। देखो आपको पता है ये परसेंटेज में है, ये सीधी संख्या, तो ये सीधा माइनस नहीं कर सकती है ना। तो आपको बोला है कि 70% के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये 70% आ गया। ये आपने क्या किया? इधर ले आए तो कितना बचेगा? 30%। और ये 42 है, ये माइनस का, इसके बराबर वाली साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आपको 30% बराबर 42, तो 100% बराबर कितना आएगा? 14 42 140 आ गया। ओके, आपने देखा कि सर हमने 100% संख्या मानी थी। ओके, तो 100% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आएगी? 140। आप इसको ऐसे करोगे कि सर x कोई संख्या है, इसमें से आपने 42 माइनस किया, ठीक है। अब आपने बोला कि उस संख्या के 70%, उस संख्या का 70% यही होगा, इसके बराबर बचा है। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यही आएगी, ठीक है। वैसे आप यहां से पता चल गया आपको कि एक संख्या में 42 घटाने पर संख्या के 70% के बराबर होती है, मतलब 70% बचता है। तो कितना परसेंट घटाया होगा आपने? 30%। तो 30 की वैल्यू 42, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपए पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, तो आपको दोस्तों एसपी पूछा है कब? मान लो आपको एमआरपी दे दिया 80, इस पर 5% की 2 छूट देनी है, इसका मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/20, मतलब 20 पर 1 की छूट देगा, इसका मतलब 20 से 19/20 करेगा ना। एक बार छूट दे दी, दूसरी बार फिर 19/20 आ जाएगी, मतलब 20 से 1 की छूट दी तो 19 में बेचेगा। अब देखो 20 चौके 80, और ये कितना आएगा? इसको आधा कर दो 10, इसको कर दो दोस्तों 2 आधा कर दिया, क्योंकि 5 का करो फिर भाग देना पड़ेगा, इसको गुणा कर लो और सीधा पॉइंट लगा देंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 361 का डबल करो, 36 गुणा 72 722 आएगा। नीचे 10 से पॉइंट लगा दो तो 72.2 कौन सा है? ये रहा। नेक्स्ट, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। देखो पी और क्यू है, इनके टाइम का रेशियो दिया हुआ है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों कितनी? 1/2। इसका मतलब किसकी तुलना में? क्यू की। तो नीचे वाली वैल्यू किसकी है? क्यू की। तो क्यू अगर 2 समय लेता है तो ये अधिक लेता है, 3 लेगा, 1 अधिक लेता है। एफिशिएंसी कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 2 अनुपात कितना आएगा? 3 आएगा। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। देखो दोनों एक दिन में कितना मिलकर कार्य करते हैं? एक दिन में आप बोलोगे सर 5 काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा? 5 हो गया एक दिन का काम। दोनों 18 दिन तक करते हैं तो कितना काम कर देंगे? 90 काम हो गया टोटल। क्यू द्वारा इस अकेले काम को करना है, अकेले क्यू अकेले को कितना है? 3, तो 3 से डिवाइड कर दो।
कितना आ जाएगा 30। तो आंसर आ गया दोस्तों इसका 30। अगर इसका पूछा होता कि पी बताओ कितने में करेगा, तो 90 बटे कितना करते दोस्तों, पी का टाइम कितना आता 2 करते, तो ये आता 45 दिन में काम कंप्लीट करता अकेला। नेक्स्ट, दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 और 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। देखो ए है और एक बी है, इसके अंदर भी क्या है, शुगर है और क्या है, वाटर है। इसमें भी क्या है, शुगर है और क्या है, वाटर है। इसका अनुपात है 4:5, इसमें अनुपात है 3:2, दूसरा पात्र है। अब कहता है कि इस पात्र में से और इस दोनों पात्र में से आपने कुछ कुछ पार्ट निकाला और एक तीसरे पात्र में आपने डाल दिया इसको। ठीक है, आपको पूछा कि किस अनुपात में मिला है, एक्स अनुपात वाई, दोनों इसका कोड कितना लिया है और इसका कितना अनुपात लिया है। तो यहाँ पे शुगर और वाटर का रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे तो बोल दिया कि 1:1, देखो आधा आधा, 1/2 1/2, इसका मतलब रेशियो कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 1:1 बनेगा। इसने बोला है ना आधी चीनी और आधा पानी नया मिश्रण हो गया, इसका मतलब आधा चीनी हो गया आधा पानी हो गया, इसका रेशियो बढ़ाओगे तो 1:1 हो गया। आपको पूछा कि ये किस अनुपात में मिला है, तो दोस्तों आप देखो या तो शुगर में लगा लो या वाटर में लगा लो, दोनों से एक में लगा लो। इसमें बताओ टोटल, इसमें चीनी कितनी है 4, तो 4 टोटल कितना है, 4 और 5 9, मतलब टोटल में से 4 चीनी है पहले में, दूसरे में 3 चीनी है, कितने टोटल कितना नीचे 5 आएगा, 3 और 2 5 हो गया। यहाँ देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि देखो एक आपने शुगर करी है तो एक पानी है, तो टोटल कितना हो गया 2, एक शुगर पानी, टोटल 2 में से 1 पानी है, शुगर है दोस्तों। ठीक है, अब इसको सोल्व करना हो तो दोस्तों आपको बताया हुआ है, इसमें इस प्रकार घटाओगे तो बड़ा टाइम लगना है आपको, नहीं तो आप करो जो भी नीचे वाली संख्याएं है ना 9 5 2, इनका एलसीएम लो, कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 90, 90 आएगा क्या, 90 आएगा, तो 90 से गुणा कर दो सभी को, 90 से गुणा कर दो। देखो 9 से काटा 10, 10 चौके 40 आएगा, 5 से काटा 18, 18 तिये 54 आएगा, 2 से इसको काटोगे तो 45 आएगा। अब इसमें लगा दो बस, ये कितना बचेगा 9, ये कितना आएगा 5। इसका मतलब आपने 9:5 के अंदर इसको मिलाया, इसके 9 पार्ट लिए और इसके कितने लिए 5 पार्ट लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 रुपए हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों अमाउंट बना दिया आपको, ये आपको पूछे प्रिंसिपल क्या था ये बताओ, ये तो दे दी, ये पूछे आपको, तो आप देखो 10% की दर से 3 साल के लिए आपको निकालना हो, या तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे सर CI परसेंटेज, आपको याद हो गया होगा 33.1% बनेगा। ओके, इसका अमाउंट परसेंट कितना बनेगा दोस्तों, अमाउंट परसेंटेज आप बोलोगे सर 133.1% बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल कितना होता है 100% मानते हैं अपने। ये तीनों चीज आ गई, इन तीनों में से कोई भी चीज दी हो एक चीज निकाल सकते हैं। आपको ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है 6655, कितने गुना होगी, लगभग ये 5 गुना हो जाएगी, 50 गुना, कितनी होगी ना 50 गुना। तो आपको निकालना है ये इसका 50 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 5000, तो आंसर आ जाएगा आपका 5000। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें क्या लगाओगे, 10% आपकी दर है तो कितना करोगे 1/10, 10 से कोई धन कितना हो रहा है 11 हो रहा है, कितने साल में 3 साल में, ये तो 1 साल का तो पावर 3 कर दो, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा दोस्तों 1331। अब देखो मिश्र धन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है 6655, इसका 5 गुना करोगे तो यही आएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, इसका भी 5 गुना कर दो, कितना आएगा 5000। तो जो भी दोनों में से अच्छा तरीका लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी। देखो आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ दोस्तों, क्या कि एक तो है फादर और एक है दोस्तों सन। अब ये कहता है कि मान लो आज की बात करें प्रेजेंट की, प्रेजेंट में बेटा एक्स वर्ष का है और इसका पिता कितने साल का है वर्तमान में 40 वर्ष का है। ये कहता है इसके जन्म के समय, आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे आज आपकी आयु मान लो, खुद की आयु लेके देखो, जैसे आप 20 साल के 25 साल के मान लो, आपके जन्म के समय आपकी आयु निकालनी हो, मान लो जन्म के समय तो 0 ही होगी, इसका मतलब कितना माइनस करोगे आप आज से 25 साल,
अगर आप 30 साल के हो तो कितना माइनस करोगे, 30 साल पहले जाओगे तो 0 थी, है ना। इसका मतलब ये आज x वर्ष का है, तो इसके यहाँ पर जन्म के समय जाओगे तो x वर्ष माइनस करोगे तो इसकी तो 0 हो जाएगी, लेकिन इसकी कितनी थी, 40 माइनस x वर्ष थी। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है, क्योंकि आप आज जितने साल के हो उतने साल पीछे जाओगे तभी तो आपकी आयु 0 होगी, और उसके बराबर ही घटानी पड़ेगी जितनी यहाँ है आपकी। आज आप 45 साल के हो तो 45 साल पहले आपकी आयु जन्म की आयु आएगी। ये तो आप नॉर्मल सी बात है। ये कहता है इसने, अब देखो तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, इसके जन्म के समय इसके पापा की आयु कितनी है, 40 माइनस एक्स, उसकी कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंट आयु के बराबर है, तो एक्स के बराबर है। ये इधर आएगा तो 2x, ये कितना बच गया 40, 2 से इसको काटा, कितनी आ गई एक्स की वैल्यू 20 आ गई। अब देखो एक्स किसकी वैल्यू आई है, बटे की। कहता है 5 साल पहले बताओ, तो 5 घटा दो इसमें से, कितना आ जाएगा 15 साल, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 दो त्रुटि बस 31 और 42 लिख लिया। देखो 20 का एवरेज दोस्तों कितना है, 50 है। अब इस एवरेज में या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, वो देखना है क्या आएगा। देखो 13 लिखना था और 24 लिखना था, ये सही था, लेकिन गलत क्या कर दिया, 31 लिख दिया इसकी जगह और इसकी जगह 42 लिख दिया। देखो कितना आना था टोटल दोनों संख्याओं का 7, ये 37 आना था, लेकिन कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 7, 73। मतलब 37 ऐड करना था, 73 कर दिया। कितना ज्यादा कर दिया, 36 ज्यादा कर दिया। तो आपको घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, जो ज्यादा दे दिए वो वापस लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे, आप बोलो सर लेने पड़ेंगे, तो इसको माइनस करोगे। कितने में माइनस करोगे, कितनों में माइनस करोगे बताओ, तो दोस्तों 20 के 20 में डिवाइड करेंगे इसको, जो भी होगा एवरेज अपनी कर रहे हैं ना, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.8, माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस नहीं होगा, क्या होगा 1.8 माइनस, इसको माइनस करोगे तो 48.2 आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 20 इंटू 50 करोगे, टोटल आ गया दोस्तों 1000। ठीक है, इसमें से आपने दो संख्याओं को जोड़ दिया था 73, इसको माइनस कर दो। अब मान लो आपके पास कितनी संख्याएं होगी, 18 संख्याओं का योग रह गया। अब इसमें दो संख्याएं जो सही है वो ऐड कर दो। ओवरऑल तो देखो माइनस का 36 ही किया आपने। ठीक है, इसको करोगे वापिस इसमें डिवाइड करोगे 20 संख्याओं का, तो वापिस यही चीज आएगी। नेक्स्ट, अर्जुन को धारा की दिशा में, दोस्तों वीडियो को रोका करो, भूल गए होंगे आप, और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, देखो अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों धारा की दिशा का मतलब n प्लस डी, कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कितने घंटे लगते हैं 5, स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि उसे धारा के विरुद्ध, इसका मतलब n माइनस डी। दोस्तों ये n n n डी n प्लस डी n माइनस डी, ये स्पीड है सारी। ओके, तो स्पीड क्या होती है, किससे निकाली, दूरी बटे समय कर दिए तो चाल आ गई। अब देखो धारा के विरुद्ध n माइनस डी मतलब 40 ही दूरी है, 24 दूरी बोली है इसने, चलो 24 लिख लो। कितनी बोली है दोस्तों, 24 किलोमीटर। कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो उसकी स्थिर जल में चाल, तो स्थिर जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल बतानी, कितनी आएगी, n होगी ना, ये तो धारा की चाल है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 12 और 8 20। ठीक है, और 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 10, इसका मतलब इसकी चाल आ गई दोस्तों 10। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट पे, एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में क्या होता है a² होता है, बराबर बोल रहा है कि इसके परिमाप, तो परिमाप क्या होता है दोस्तों 3a होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं सेम होती है, तो a प्लस a करोगे तो 3a बनेगा। इसके दुगुने के बराबर है इसका संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का। यहाँ से आप a से a कैंसिल किया तो a बचेगा, यहाँ से a की वैल्यू आएगी दोस्तों, देखो 3 2 6 और ये 4 इधर गुणा होगा तो 24, और अपॉन में कितना आएगा √3। ये a की वैल्यू आ गई। क्या पूछा है आपको, पूछा है √3/4 a², क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, तो √3/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 24 डिवाइड बाई √3 इंटू √3। क्या बात समझ में आई क्या सभी को?
अब आप देखो ये कितना बन जाएगा, √3 इंटू √3। मैंने दोस्तों ए स्क्वायर किया, देखो ए है ना ये वैल्यू, तो दोनों बार लिख दिया मैंने। ये 3 बनेगा, 4 और 3 4 3 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना 48, तो 48 √3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अब इसमें काफी स्टूडेंट है वो गलती कर देंगे कि 21 खंभे है, ठीक है, एक खंभे के बीच की दूरी 50 है तो 21 इंटू 50 हो जाएगी। यहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। देखो आप मान लो 50 मीटर की दूरी पर 2 खंभे हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, कम से कम 2 खंभे तो होने चाहिए ना दूरी के लिए, 50 मीटर है। अगर मेरे को देखो एक खंभा और लगा दिया तो क्या हो गया, ये 50 मीटर दूरी होगी। अब देखो एक 50 मीटर की दूरी के लिए मेरे को 2 खंभे चाहिए बोले, और 100 मीटर की दूरी है तो 3 खंभे चाहिए। देखो इसके इधर वाली दूरी थोड़ी काउंट पता चलेगा क्योंकि इधर तो खंभा है नहीं, 2 खंभों के बीच की दूरी देखनी है। आपको बोल दिया मान लो 3 खंभों के बीच की दूरी, 3 खंभों की, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 3 में से एक 3 खंभे करने पड़ेंगे और दूरी क्या आएगी 2 के बीच की, मतलब 50 दूनी 100 आएगी। 3 माइनस 1 इंटू करोगे दोस्तों दूरी 50, ठीक है। जैसे मान लो 21 खंभे है तो आप एक खंभा छोड़ दो, इस वाला एक खंभा, कितने आएंगे 20, तो 20 इंटू 50 खंभों के बीच की, 20 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो टोटल दूरी हो जाएगी 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। बात समझ में आई है क्या। जैसे अब आपके पास 5 खंभे हो दोस्तों, 1 2 3 4 5 और ये 6 मान लो, तो इसमें गैप कितने बनेंगे, यहां से गैप देख लिया करो। देखो 2 खंभों के बीच में एक गैप बनता है, 2 पोल है तो गैप कितना बनेगा, एक गैप बनेगा, इसका मतलब 50 मीटर का एक गैप बनेगा। अगर 4 पोल है तो गैप कितने बनेंगे दोस्तों, 3 बनेंगे, मतलब 2 है तो 1, 4 है तो 3, 5 है तो 5 पोल है तो कितने गैप बनेंगे, 4 गैप बनेंगे, ठीक है। डबल नहीं है, एक कम बन रहा है दोस्तों, इसका मतलब एक्स गैप है, एक्स पोल है, कितने बनेंगे, एन पोल है, मान लो एन मान लो, एक्स मान लो, एन माइनस 1 इसका गैप बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब जितने गैप 1 2 3 4 5, देखो एक के बीच की दूरी मान लो 10 मीटर है तो 5 की दूरी कितनी होगी, कितने गैप है 5, तो 5 इंटू 10 50 मीटर हो जाएगी। देखो 10 10 10 10 और ये 10, तो दो जोड़ लो इनको, 50 बनेगी। इसका मतलब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको मैं दोबारा इसका रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको ये एक चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि रेलवे में ये सवाल बहुत बार आता है और बच्चों को परेशान करता है। देखो आपको देखना है कि 2 पोल है, ठीक है, तो गैप कितने बनेंगे, एक गैप बनेगा। 4 पोल है तो गैप कितने बनेंगे, 3 गैप बनेंगे, ठीक है। मान लो आपको बोल दिया 21 पोल है तो गैप कितने बनेंगे, एक कम बनेगा, मतलब 20 गैप बनेंगे। अब यहां से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो, n पोल है तो गैप कितने बनेंगे, n माइनस 1 गैप बनेंगे। गैप का मतलब एक गैप के बीच की दूरी दे रखी है दोस्तों, देखो 2 खंभों के बीच है दूरी है 50 मीटर, इसका मतलब एक गैप हो गया, एक गैप के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर, तो कितने गैप बने थे 20 बनेंगे, तो 20 गैप कितना आएगा, आप बोलो सर 20 इंटू 50 हो गया, मतलब कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, 1000 मीटर की डिस्टेंस आपने निकाल ली। अब आपको टाइम दिया है तो नीचे टाइम आ गया 1 मिनट, इसको 60 सेकंड में चेंज कर दो, क्योंकि मीटर है यहाँ पे तो यहाँ सेकंड कर लो, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा, ये स्पीड आ जाएगी। अब आपको देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है तो इसको 18/5 से डिवाइड कर दो, गुणा कर दो सॉरी, है ना, तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 5 एकम 5, 5 से इसको काटा 20 और 20 तिया 60, तो स्पीड आ गई दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद पी बंद कर दिया जाता है, शुरू से कितने समय में टैंक भरता है। देखो पी है और एक है क्यू, ये 15 मिनट में भर सकता है, ये 20 मिनट में, टोटल इसकी वर्क कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 60 इसका मान लेते हैं, 15 चौके 60, 20 दिया 60, दोनों भरने वाले हैं तो प्लस कर दो, दोनों को खोल दिया, देखो इसने बोला है कि दोनों को खोल दो, तो लेकिन 4 मिनट के बाद बंद कर दिया। देखो स्टार्टिंग से जब आप बंद कर रहे हो तो इसमें दिक्कत नहीं होती, देखो दोनों को खोला स्टार्टिंग से, यहाँ स्टार्ट है,
ए पी प्लस क्यू दोनों को। कितने मिनट तक? 4 मिनट तक। 1 मिनट में दोनों कितना काम कर रहे हैं? 7। तो 4 मिनट में कितना कर देंगे? 4 7 28 काम हो गया। बच गया कितना इसके बाद? देखो यहाँ तक 28 हो गया। कितना बच गया? इसमें से 28 माइनस कर दो तो आप बोलो सर ये आ जाएगा 2 और ये 3, तो 32 काम बच गया। ये 32 काम किसने किया होगा? आप बोलो सर किसको हटा दिया? पी को बंद कर दिया तो क्यू बचा। क्यू कितना करता है 1 मिनट में? 3 काम करता है। तो कितना टाइम लगाएगा? 32/3। इसको करोगे तो 10 सही 2/3 क्या आएगा इसका? मिनट में है घंटे में? मिनट है। तो इसका आंसर आएगा इतना। सॉरी आंसर नहीं आएगा इसका, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10 सही 2/3 मिनट है। देखो यहाँ पर कितने मिनट लगाए थे? 4 मिनट। आपको पूछा शुरू से अंत तक कितना टाइम लगा, तो 4 और 10 14 से 2/3 मिनट लगेंगे। अब इसको चेंज किया हुआ है सेकंड में, तो 60 से गुणा कर दो तो ये कितना आएगा? 20 20 गुणा 40, तो 14 मिनट 40 सेकंड इसका आंसर आएगा। और वैसे दोस्तों करना यही होता है, इससे कंफ्यूजन नहीं होती। देखो यहाँ तक P प्लस क्यू को चलाया, फिर P को बंद कर दिया, यहाँ पर Q रह गया अकेला। Q कितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग अपने निकाल लेंगे। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 16% ब्याज दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12.6% साधारण ब्याज पर दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है? देखो बिल्कुल आसान है दोस्तों। मान लो पहले पर P1 राशि इन्वेस्ट की आपने और एक P2 राशि इन्वेस्ट की। इस पर बोला है कि 16% दर है ब्याज की दर, ठीक है। कहता है कितने साल के लिए? 3.5 सालों के लिए। 3.5 साल के लिए। देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर दो। नीचे 100 लगाओ क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये बराबर है दूसरी राशि P2, इसके नजदीक लिख लेते हैं। क्या दोस्तों? दूसरी राशि लगाई है आपने P2, ब्याज दर है 12.6% इंटू में 5 साल के लिए। बस अब इसको काटना है, 5 एकम 5 और 5 साते 35, इसका मतलब 0.7 आ गया। और इसको पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। देखो 7 से इसको काटोगे तो ये आएगा 18। तो P1 अपॉन P2 आएगा दोस्तों कितना? 18/16। ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8। तो 9:8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पंखे को 600 में बेचने पर 10% हानि होती है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% लाभ हो? देखो 600 में बेचे, इसका मतलब विक्रय मूल्य 600 रुपये है। ये रुपयों में 600 रुपये विक्रय मूल्य, परसेंटेज में कितना होगा? 90%। क्योंकि 10 हानि हुई है तो 100 में से माइनस कर देंगे। आपको चाहिए 20% लाभ, तो 120 कर दो, इसकी वैल्यू निकाल लो। 30 दिया 90, 30 चौके 120, 3 से इसको काटा 200, 2 चौके 800। तो कितने में बेचना चाहिए 20% लाभ के लिए? 800 रुपये में। इसमें सीपी निकालना होता तो जरूरत नहीं निकालने की, पूछा होता तो आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट, 11 संख्याओं का एवरेज 36, 9 संख्याओं का एवरेज 34। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो लघुत्तम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। जो 2 संख्याएं बच गई उसमें से छोटी संख्या बतानी है। देखो 11 का एवरेज दोस्तों 36 है, 9 संख्याओं का एवरेज 34 है। आपको पूछा है कि 2 संख्याएं हैं, इनमें से छोटी बतानी है। पहले तो 2 संख्याओं का टोटल तो निकालो ना। कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है कि अगर एवरेज निकालना है, ये एवरेज चल रहे हैं सारे, तो एवरेज निकाल लो, फिर अपने 2 से गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। मान लो आपने एवरेज 36 मान लिया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी भी संख्याएं थी सभी का एवरेज 36 था, तो 36 ही चल रहा है। मान लो 36 से 2 संख्याएं आपने यहाँ से 9 ही रखी है, 2 निकाल दी, अलग कर दी, तो 2 संख्याएं अलग करने से देखो कमी होगी एवरेज में 2 की। ठीक है, कितनी संख्याओं में? 9 में। क्योंकि देखो पहले तो 36 था, अब 2 जाने से 2 संख्याएं अलग कर दी, तो ये 9 संख्याएं, इनका एवरेज तो 34 ही रह गया। तो कितनी संख्याओं में कमी हुई है? 9 में। तो टोटल कितने की कमी हुई है? 18 की कमी हुई है। इसका मतलब है जो 2 संख्याएं गई है उसमें क्या होगा कि ये इतना ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा थी इसके एवरेज से। तो प्लस करोगे 18 नहीं, 18 का एवरेज, क्योंकि ये एवरेज है दोस्तों। ये एक संख्या का, दोनों संख्याओं का एवरेज है, मतलब प्रत्येक संख्या आई है। तो 18 दोनों संख्याओं के लिए, तो 2 में डिवाइड कर दो, 9 9 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा एवरेज? 45। एक संख्या 45, 2 संख्याएं थी, तो टोटल आ जाएगा 90। इसको अब 2:3 में डिवाइड कर दो, 2 और 3 5 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54। तो ये छोटी संख्या कितनी आ गई? 36। ठीक है,
बाकी आप इसको गुणा करके दोस्तों निकाल सकते हैं। इसका टोटल आएगा, इसका टोटल आएगा, इस पूरे टोटल में से ये माइनस कर दो तो दो संख्याओं का बच जाएगा, उसको 2:3 में बांट देते हैं। कैसे? 36 × 11 आएगा टोटल, ठीक है। फिर 34 × 9 करोगे, इसका टोटल, इसको करो 6, 9 और 3 आएगा। ये 9 चौके 36, 3 9 30 27 और 3 30, 306, 0 ये 9, 90 बचेगा। इस 90 को दो संख्याओं का है तो इसको 2:3 में डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? दोस्तों अमाउंट पूछी है, देखो 250 रुपए की राशि है, पहले साल आप 4% है, इसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा? 104/100 करोगे, ओके। अब दूसरे साल जो भी आपके पास धन है उस पर फिर 8% लगाना है, इसका मतलब मिश्र धन निकालना है तो 108/100 कर दो, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 2 साल बाद में 82, ठीक है। काटो यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 चौके 100, 4 से इसको काटा 27, 27 को इससे गुणा करो, 27 चौके 108, 1 27 एकम 27 और 1 28, और नीचे कितना है 10 है, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाओ तो 280.8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, इसका मतलब n की चाल दे रखी है 3। यदि जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब d की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा? देखो 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर ही आना है। देखो जाएगा तो भी क्या होगा दोस्तों, बताओ, जाएगा तो n+d से जाएगा, मतलब धारा की दिशा में जा रहा है तो 3 और 2 5 की स्पीड से जाएगा। आएगा तो 3 और 2 अंतर n+d से जाएगा तो 5 की स्पीड होगी धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कितनी होगी? अंतर होगा इसका 1। तो देखो दूरी बटे चाल टोटल टाइम आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 घंटे, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 12 आवर्स। नेक्स्ट, एक मीनार का उसके आधार से 50 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो एक मीनार है, इसके आधार से कितनी दूरी है दोस्तों? 50 मीटर, ठीक है। ये 90 डिग्री कोण है, ये इसका 30 डिग्री कोण है, ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। 30-60 का रेशियो आपको पता है, 30 के सामने वाली भुजा 1 है तो 60 के सामने वाली भुजा इसका √3 गुना होगी, √3 होगी रेशियो में, है ना। तो ये कितनी होगी? 2 होती है। क्यों? 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होती है, ऐसे याद रखा करो। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी? 1, इसका डबल कर दो, ये हो जाएगी। ये तीनों का रेशियो होता है। आपको मीनार की ऊंचाई मतलब 1 की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब √3 की वैल्यू 50 है। √3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 50। आपको पूछे 1 की वैल्यू, तो 50 अपॉन कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका दिया हुआ है, ये रहा 50 अपॉन √3 है दोस्तों ये, ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट, इसका शेषफल निकालना है। देखो 557 इंटू में 653 इंटू में 672 डिवाइड अपॉन 9, इसका डिवाइड करें तो आपको पूछा है रिमाइंडर कितना आएगा। तो दोस्तों आपको 9 से डिवाइड करने का नियम पता होना चाहिए कि संख्या के अंकों को देखना है कि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 7 17। अब देखो 17 में डिवाइड जा रहा है क्या? 9 का नहीं जा रहा है ना, तो इसमें डिवाइड कर लो आप। देखो इसमें पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 17 आया ना आपका, इसको वापस और ऐड कर लो अंकों को, तो कितना आया? 8। इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो 8 आपके पास रिमाइंडर बचेगा, इसको पूरा करके देख लेना चाहिए इसे, ठीक है, इस प्रकार, तो भी 8 ही आएगा। देखो 9 5 45, 10 107, तो 9 6 54 होता है ना, ये 54 आएगा, और बचेगा कितना? 1, और ऊपर से उतार लिया। देखो 9 एकम 9, तो कितना बचा? 8, देखो 8 ही आया। इसी प्रकार इसको करो, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 को 14 लिख लो, 14 को 4 और 1 5, इसका मतलब इसमें डिवाइड करोगे 9 का तो 5 आएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 6 और 7 13 और 2 15, 15 को क्या लिख सकते हो? 6, तो ये आएगा 6। ये गुणा में है तो इसको भी गुणा कर लो, 8 5 40, 40 6 240, डिवाइड किससे करना है? 9 से। अब इनके अंकों को जोड़ो, 2 और 4 6, इसका मतलब इसको डिवाइड अपने करेंगे 9 से पूरे से, तो इसका आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 6। देखो 9 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 6 आना चाहिए। इसको मैंने जोड़ लिया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 34 P 8 संख्या 9 से डिविजिबल है तो P का मान देखो 3 + 4 + P + 8, ये इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 और 4 7, 7 और 8 15,
15 को क्या लिख सकते हो 6 प्लस p बटे में 9। p की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि 9 से डिवाइड हो जाए? आप बोलो सर 6 प्लस 1 करो p की वैल्यू, क्या 7 आएगा? फिर 6 प्लस 2 करके देखो 9 से, क्या हो रहा है कि ये 8 आएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 6 प्लस 3 करके देखो तो ये देखो 9 बटे 9 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 3 रखनी पड़ेगी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों काफी अच्छा सवाल है। तो इसको करने के लिए दोस्तों अब कई स्टूडेंट होंगे जो इसको पूरा सोल्व करेंगे, लिखेंगे, लेकिन आपको पता चल गया दूर से ही देखने से। क्या? आप यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखो, नीचे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वेयर। ओके, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? a प्लस बी कॉमन लिया आपने तो ए स्क्वेयर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वेयर, और नीचे भी क्या है? ए स्क्वेयर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वेयर। ये कट जाएगा, बचेगा क्या? ये। इसका मतलब 0.7 और 0.3 इनको ऐड ही करना है, कितना आएगा? 1 आएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये भी नहीं लिखोगे, आप देखोगे नीचे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें से कॉमन आएगा, ये वाली चीज सेम आएगी ऊपर, ये कट जाएगी तो ए प्लस बी बचेगा, तो 0.7 और 0.3 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 सेकंड में आप इसका आंसर कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो दोस्तों ये आज की क्लास के सवाल थे, सारे के सारे काफी अच्छे सवाल थे, और जो भी है कोई बिना पेन करने वाला भी था। तो आपकी जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों दूसरों को देख के आप सवाल नहीं करने चाहिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, अपने आप आपके सवाल होने लग जाएंगे। ये मत देखो कि वो कितनी जल्दी कर रहा है, वो तो बिना पेन कर रहा है। आप अपनी प्रैक्टिस करो खूब, ताकि आपको भी बिना पेन करने की आदत लग जाए। ओके, तो आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।